लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना चाहेंगे। पीटर वेग एंड कैटो गोल्डबर्ग, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से था, ये दोनों अपने दौर के मायनास केमिस्ट थे। इन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन इंट्रोड्यूस किया। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली इसको समझने से पहले एक वर्ड होगा जिसको हम एक्टिव मासेस कहते हैं। एक्टिव मासेस किसी भी रिएक्टिंग स्पीशी का वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंसंट्रेशन होती है उनकी, जो केमिकल रिएक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव मासेस। हम कंसीडर करते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता है। आपने ये नोट करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उस केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने में उन मॉलिक्यूल्स की कंट्रीब्यूशन होती है जो एक्टिव होते हैं, जो इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं, जो उस केमिकल रिएक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा लेते हैं। उस केमिकल रिएक्शन की रेट उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इन्हीं बातों को पीटर वेग और फिर कैटो गोल्डबर्ग ने 1864 में एक ब्लॉक की शक्ल में दुनिया के सामने रखा, जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मिकदार की, रिएक्टेंट की उस मिकदार की जितनी भी कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस की पाई जाती है, उसके ऊपर वो इन्हिसार करता है और उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पर एक्टिव मासेस की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा हो सकती है, और जितनी भी एक्टिव मासेस रिएक्टिंग स्पीशी का एक्टिव मासेस जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगी। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक टिपिकल एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स को ए बी और फिर सी डी रिस्पेक्टिवली हम कंसीडर कर लेते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना लेते हैं। जब सी और डी की काफी मिकदार फॉर्म हो जाती है तो ये प्रोडक्ट सी और डी दोबारा से आपस में रिएक्ट करके वापस ए और बी रिएक्शन फॉर्म कर लेता है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसीडर कर लेंगे, जो लॉ ऑफ मास एक्शन उसको कंसीडर करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म कर लेता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस के। प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद एक से ज्यादा हो सकती है और उनका हासिल ज़रब लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम यहाँ आर एफ से शो कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पे दिए गए हैं ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो ए और बी और बीच में यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के ऊपर के बाद राइट साइड पे कांस्टेंट लगेगी जिसको हम यहाँ पे के एफ कहेंगे। के एफ का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी, दोनों की कंसंट्रेशन। फिर यहाँ तक इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देख ले तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट ए और बी बना लेता है। तो ए और बी की फॉर्मेशन ये रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन को हम ऐसे ही ट्रीट कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन को ट्रीट करते हैं। तो सी और डी हमारी रिएक्टेंट होगी यहाँ पे, और ए और बी जो ये प्रोडक्ट होगा, चूंकि ये जो प्रोडक्ट है अब वो रिएक्टेंट दोबारा रिफॉर्म कर रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो आर आर यहाँ पे आर रेट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो कर रेट को, और आर स्मॉल आर रिवर्स को शो कर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन और सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करती है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये सी और डी जो है, ये हमारे पास इक्वेशन जो अब आ रही है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो शुरू में ज्यादा होता है, विद द टाइम कम हो जाती है। फिर जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना लेती है। रिएक्टेंट जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो शुरू में कम होती है और धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा पहुंच जाता है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बैक रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट था वो इस चीज के बराबर है, तो के एफ ए कंसंट्रेशन और इंटू बी कंसंट्रेशन, आर आर की जगह ये वैल्यू के आर इंटू सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट को एक तरफ और फिर जो कंसंट्रेशन उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, तो के एफ ये के आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरह से जो ए और बी कंसंट्रेशन होती है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो के एफ और के आर ये एक और कांस्टेंट जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी लिखते हैं। तो के एफ और के आर इज रिप्लेस्ड बाय के सी, और ये बराबर होता है सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन और ए इंटू बी। इसको हम कहते हैं कि जो के सी होता है, इसको इस इक्वेशन को ओवरऑल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह सकते हैं। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेशो होता है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये पहली प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई का जो एंड रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ, फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये रेशो होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की और विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए हम जहाँ पे ए रिएक्टेंट ए के ये ए स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये मोल्स को शो करता है। अमूमन हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट होती है या प्रोडक्ट होता है उसके सामने 1, 2, 3 इस तरह के कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं। ये कोएफिशिएंट्स नंबर ऑफ मोल को शो करता है, और उसको यहाँ पे हम स्मॉल ए बी सी डी की शक्ल में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह से होगी, जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे वो कोएफिशिएंट्स एक्सपोनेंट बनेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। जो कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, जैसे सी के ऊपर जो कंसंट्रेशन टर्म होगा ये जो कोएफिशिएंट सी के सामने प्रोडक्ट और डी के सामने डी जो कोएफिशिएंट होगा ये एक्सपोनेंट बनेगी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ए और बी, जो ए और बी रिएक्टेंट होता है इसके ऊपर। ये तो हमारे पास है जो रिएक्शन जो है इक्वस फेज में रूनुमा होते हैं उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये कंसंट्रेशन की सी कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये अमूमन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है फॉर द रिएक्शन इन इक्वस फेज, यानी जो पानी के अंदर मिला के जो सोल्यूशन होती है बनाई जाती है, सोल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके लिए के सी होगा। जितने भी रिएक्टेंट्स या जो रिएक्शन गैसियस फेज में होती है और गैसियस फेज के लिए हम के सी को हम के पी के साथ रिप्लेस करते हैं, पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। तो बिल्कुल इसी इक्वेशन को अगर हम कंसीडर कर ले कि ये सारे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हमारे पास ये गैसियस फेज में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पी सी और पी डी और बाकी जो कोएफिशिएंट है उसी तरह से एक्सपोनेंट टर्म बनेगा, और पी ए और पी ये सारे पी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट को शो करता है। यहाँ पे हम लफ्ज कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी जो फाइनल इक्वेशन है के सी, और के सी को यूज करते हुए हम बहुत सारे जो मैथमेटिकल या एरिथमेटिक क्वेश्चंस होती है, प्रॉब्लम्स होता है जिसमें जहाँ पे वैल्यूज गिवन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उससे हम
जो है के सी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो वे के सी की वैल्यू जो है ये टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब भी ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं। जब टेम्परेचर शिफ्ट की जाती है, चेंज किया जाता है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो या फिर के सी की वैल्यू पर ये अल्टर करेगी।